नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। एक बेहतर जीवन जीने के लिए पर्यावरण का अच्छा होना बेहद जरूरी है, लेकिन आजकल प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं ही नहीं, बल्कि इस बढ़ते प्रदूषण के पीछे बहुत से कारण जिम्मेदार हैं। ऐसे में ऐसे कई काम हैं जिसे कर कर हम पर्यावरण का बचाव कर सकते हैं और ये बेहद जरूरी भी है। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम है विवेक नामदेव। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी विवेक का हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। विवेक, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आखिर ट्री मैन नाम के पीछे की क्या कहानी है? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैंने 2018 में वृक्षारोपण का संकल्प लिया था 51 लाख का मध्य प्रदेश में लगाने का 7 सितंबर 2018 को, और तब से मैं निरंतर वृक्षारोपण का कार्य कर रहा हूँ। आप और हम सब ने देखा है कि कोरोना काल में हम सब कितने मुसीबत से जूझे हैं और ऑक्सीजन की किल्लत हमें कितनी दिक्कत हुई। और फिर मैंने संकल्प को गति देने के लिए अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में वृक्ष लगाना चालू करा। और जैसे जैसे वृक्षों की संख्या बढ़ती गई और मेरे परिचित लोगों ने और मेरे चाहने वालों ने मुझे ट्री मैन के नाम से एक उपाधि दी, और मैं मानता हूँ कि आज मुझे जो भी लोग जानते हैं लगभग ट्री मैन के नाम से जानते हैं। इसके पीछे यही कारण है। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश हरियाली के लिए जाना जाता है, ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल की अगर मैं बात करूं तो भोपाल में हरियाली की कोई कमी नहीं है, और जब हरियाली की बात आती है तो सबसे पहले नाम जो याद आता है वो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यानी हम सभी के चहेते मामा जी का। और जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि मामा जी हर दिन एक पौधा लगाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पूरे देश में फेमस भी है मामा जी, क्योंकि ये जो पौधे लगाने का उन्होंने संकल्प लिया था, कुछ ऐसा ही संकल्प आपने भी लिया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रतिदिन पौधा लगाने के संकल्प के तहत पूरे भारत में काम कर रहे हैं। जहाँ भी वो जिस प्रदेश में जाते हैं एक वृक्ष जरूर लगाते हैं, जिस शहर में रहते हैं वो वृक्ष लगाते हैं। मैं अपने पीछे उनकी प्रेरणा को ही मानता हूँ, और मैं भी उनके साथ कई ऐसे अवसरों पर वृक्ष लगाता रहता हूँ। और मैं उनको अपना ऊर्जा का स्रोत भी मानता हूँ कि एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, वो प्रतिदिन इतना समय निकाल लेते हैं। और हम तो अपने आप को कुछ भी नहीं मानते, और एक आम नागरिक हैं, तो हम तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वृक्षारोपण करते रहे, और उसके पीछे मैं उनको मानता हूँ। बिल्कुल। और देखिए, अगर बात की जाए वृक्षों की, तो खैर वृक्षों से तो सभी को प्यार होता है। जब हम छोटे छोटे थे, इनफैक्ट हम अपने घर में ही देखते हैं, हमारे दादा दादी या नानी कोई ना कोई घर में वृक्ष जरूर लगाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो घर की शुरुआत ही हुआ करती थी, हम सबके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, और तुलसी के पौधे की पूजा के साथ ही दिन की शुरुआत पहले के जमाने में लोग किया करते थे। और न सिर्फ तुलसी बल्कि कई ऐसे पौधे हैं जिनका वर्णन सनातन और हमारी संस्कृति में और भारत की संस्कृति के साथ कई सदियों से जुड़ा हुआ है। जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा। हम सनातन संस्कृति में जन्म लिए हैं हम सभी ने, और आप देखते हैं कि हम भगवान को मानते हैं। वास्तविक तौर पे भगवान का जो अर्थ होता है भगवान, भा का मतलब भूमि, गा का मतलब गगन, वा का मतलब वायु, और ना का मतलब नीलांबर। इन सब चारों शब्दों को मिलाकर बनती है प्रकृति, भगवान। हम सनातन धर्म के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। आप देखिए, चांद सितारे, सूरज और वृक्ष, पत्थर को हम पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं। तो इसलिए सनातन धर्म जो है दुनिया भर में प्रचलित है, क्योंकि वो प्रकृति की सेवा के लिए जाना जाता है। वास्तविक तौर पे प्रकृति और भगवान एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। और देखिए, अगर वृक्षों की जब हम बात करते हैं तो न सिर्फ बड़ों को इसमें योगदान देना चाहिए, बल्कि हमें अपने बच्चों को भी इसकी तरफ प्रेरित करना चाहिए कि छोटे छोटे जो इवेंट्स हम मनाते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो अपने जन्मदिन को मनाने के लिए हम तरह तरह की चीज़ें करते हैं, कहीं पर पार्टी करने जाते हैं, और साथ ही हम पिकनिक स्पॉट्स पर भी जाते हैं। जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो हम अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं, उन्हें बाहर फेंक देते हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि ऐसी जगह अगर हम जाते हैं, प्रकृति के बीच अगर हम जाते हैं, तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, और हो सके तो अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं आज के इस युग में आप देखते होंगे कि इस मामले में जागरूकता आई है पर्यावरण को लेकर।
सभी लोग लगभग जागरूक हैं। अभी आप देखिएगा नाउडेज जो 15-20 दिन भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश इवन भारत के गुजरे हैं, इतनी भीषण गर्मी से गुजरे हैं। मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल में मैंने अपने अभी तक की लाइफ में 47 डिग्री का जो टेम्परेचर है मैंने कभी नहीं देखा। मैक्सिमम 40, अति हुई तो 42, इससे ज्यादा कभी नहीं देखा। और मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रकृति और पर्यावरण जो हम लोग जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे कटाई कर रही है। नो डाउट डेवलपमेंट जरूरी है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ। और डेवलपमेंट के साथ साथ जब रोड का डेवलप होता है तो आसपास के जो वृक्ष होते हैं 100-200 साल वृक्षों को काट दिया जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट ही वो वृक्ष लगाएगी, ऐसा नहीं है। उसके पीछे हमको भी वृक्ष लगाना चाहिए। और मैं इसके पीछे अगर बात करूं तो मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान रहा, हमारे प्रधानमंत्री जी का, उससे एक अलग ही प्रकार की जागरूकता उस समय देखी गई थी। कोई भी व्यक्ति कचरा बाहर नहीं फेंकता था। अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं तो कुछ लोग गाड़ी से बोतल वगैरह फेंक देते थे, पॉलीथीन वगैरह फेंक देते थे। पूरी तरह पॉलीथीन भी प्रतिबंधित हुई है। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हम अक्सर टिश्यू पेपर का यूज करते हैं। हम लोग नॉर्मल होटल्स में जाते हैं, शादी समारोह में जाते हैं, किसी भी इवेंट में जाते हैं तो टिश्यू पेपर होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो केवल टिश्यू पेपर के लिए हर साल भारत में लगभग 27 लाख वृक्ष काटे जाते हैं। इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। पॉलीथीन तो हमारे भारत के लिए एक विकराल समस्या है जो आने वाले टाइम में मतलब कि देखेंगे तो बहुत बड़ी समस्या है और उसके पीछे काम भी कर रहा है। लेकिन कई तरह की छोटी छोटी समस्याएं जो हमें आने वाली पीढ़ियों को और हमारे बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा इसके लिए। और वृक्ष तो प्रतिदिन लगाएं। और मैंने जब भी मैं अक्सर शिवराज जी से मुलाकात करता हूं तो मैंने उनसे मुलाकात में ये कहा कि साहब हमारे भारत में और भोपाल में या मध्य प्रदेश में जब भी किसी व्यक्ति का बच्चे का जन्म होता है, हॉस्पिटल में हो या कहीं पर भी हो, और नगर निगम या हॉस्पिटल उसका प्रमाण पत्र रिलीज करता है, जन्म प्रमाण पत्र, क्यों ना एक ऐसा नियम बना दे माननीय महापौर भोपाल जी से बोल के कि जब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हम रिलीज कर रहे हैं तो उसके परिवार वाले एक वृक्ष लगाते हुए बच्चे के नाम पर वो फोटो लेके आएंगे, तभी हम उसको वो जन्म प्रमाण पत्र रिलीज करेंगे। इस बारे में मेरी चर्चा भी हुई है और देखते हैं आगे अगर इस तरह का नियम बन जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल और एक अच्छा कदम इसे माना जाएगा, क्योंकि सराहनीय कदम इसलिए भी होगा क्योंकि अगर ऐसा होता है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन के कई ऐसे क्षण होते हैं जिसमें बच्चे को ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में अगर ये चीज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। अमूमन अक्सर हमने देखा है कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। जब हम ये कर सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसा जरूरी है, ऐसा करना भी चाहिए। गवर्नमेंट तो हर अब देखिएगा आज ही की बात करें तो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने गंगा से रिलेटेड जल संरक्षण का अभियान चलाया है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है। और हम लोग भी नदियों के क्षेत्र में अभी आने वाले टाइम में एक अभियान चलाने जा रहे हैं जिसका मध्य प्रदेश नदी तंत्र संरक्षण अभियान है, जिसमें मध्य प्रदेश की टोटल 207 नदियों का हम संरक्षण करेंगे। और हम ये संकल्प 2047 तक पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध अपने आप को करते हैं। मेरी एक बहुत बड़ी टीम मेरे साथ काम करती है। मेरे साथ मेरे मित्र हैं संजय जी, राजेश जी, राम भरोसे जी, प्रमोद जी, विशाल जी, कमलेश जी, इस तरह के कई लोग मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और उनका सहयोग मुझे मेरी टीम के रूप में मुझे मिलता रहता है। मैं मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूँ और वृक्षारोपण करता हूँ। मैं सबसे एक अपील भी करता हूँ कि वृक्ष तो कोई भी लगा सकता है, वृक्ष कोई भी लगा सकता है, 1 मिनट का काम होता है, लेकिन उसको पालना, उसको बड़ा करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। क्योंकि कम से कम 1 साल तक उस वृक्ष को उसी तरह पाला जाता है जिस तरह नवजात शिशु को पाला जाता है। बस यही अपील मैं करता हूँ। अब वृक्ष तो पर्यावरण दिवस है, आज सुबह से शाम तक न जाने कितने लोगों ने, कितनी संस्थाओं ने वृक्ष लगाए हैं। क्या उस वृक्ष के साथ साथ उन्होंने उस वृक्ष को पालने का जिम्मा लिया है? क्या केवल वो फोटो तक सीमित है या वो इस तरह की, मैं मानता हूँ कि फोटो की जरूरत है। जो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो दिखता है वो बिकता है, और कुछ लोग कैमरे तक सीमित रहते हैं, कैमरे की वजह से वृक्षारोपण करते हैं, वो ठीक है वो करें। लेकिन मैं उनको सलाह और एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि भाई उस वृक्ष को अगर आपने लगाया है तो उसकी केयरिंग भी करें, उसका लालन पालन भी करें। कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में हमारी अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो ऑक्सीजन के रूप में अपने काम आएगा। बिल्कुल। मुझे लगता है जब पौधों की जिक्र हो रहा है, पौधों का यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो पौधों में हमें उन पौधों का भी जिक्र जरूर करना चाहिए जिनका हमारे सनातन के साथ तो कनेक्शन है ही, साथ ही पर्यावरण के साथ भी उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। जिसमें अगर बड़े पेड़ों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो बरगद, पीपल और कुछ इस तरीके के वृक्ष होते हैं जिन्हें अगर कुछ समय तक उनकी केयर कर ली जाए तो बाद में वो वृक्ष बहुत बड़ा होता है और छांव के साथ साथ ऑक्सीजन भी देता है।
जैसे बरगद और पीपल की बात करी आपने, ये बात बिल्कुल सही है कि वो मैंने कई ऐसे एमपी में जो कई एरिया हैं वहाँ पर 100-100 200-200 साल पुराने वृक्ष देखे हैं जिनको कभी ना पानी की जरूरत है ना कुछ की, क्योंकि वो प्रकृति के आगोश में पल बढ़ रहे हैं। लेकिन शुरू में उनको 1 आध साल अगर हम समय दें तो उसके बाद हमको उनकी केयर ना भी करें तो अपने आप पलते हैं। जैसे सनातन धर्म में जो पूजनीय वृक्ष होते हैं वो पीपल है, बरगद है, तुलसी भी हमारे घर घर लगाई जाती है क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। और उस नीम भी है, नीम हम कई बीमारियों में उसका यूज करते हैं। और अशोक का वृक्ष भी लगाते हैं, जामुन का वृक्ष हम अपनी सनातन संस्कृति में कथा या पूजा वगैरह होती है उसमें यूज करते हैं। इस तरह के वृक्ष हैं जो हमको लगाना चाहिए निरंतर, ये क्योंकि हवा के साथ साथ हमें फल फ्रूट भी देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए अत्यंत उपयोगी भी साबित होते हैं। बिल्कुल। विवेक, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, हमारे कई दर्शक इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरा ख्याल है उसमें यूथ की संख्या सबसे ज्यादा है, तो मैं चाहूंगी कि इस वक्त जो यूथ हमारा इस खास प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, उन्हें भविष्य के लिए वृक्षों के साथ कनेक्ट करने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं बस उन्हें यही सलाह देना चाहूंगा। अब हम मोटी अगर बात करें, भारत की 140 करोड़ जनता है, उसमें लगभग 76 करोड़ के आसपास हमारे युवा लोग हैं जो हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो पर्यावरण का बचाव हो। पर्यावरण के प्रति आज के दौर में जिस प्रकार युवाओं में जो जागरूकता आई है वो सराहनीय है। आप देखिए, आप कहीं भी जाके देखिए, सबसे ज्यादा युवाओं का ही रोल, ऐसी कई संस्थाएं युवाओं की बनी हुई जिसमें सभी लोग युवाओं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और वृक्षों को बचा रहे हैं। वृक्षों को ही नहीं, पर्यावरण को बचा रहे हैं। पर्यावरण सभी तरह का होता है, जिसमें नदियां भी हैं, पर्वत पहाड़ नदियां सब कुछ है और यूथ का इसके पीछे काम है। मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप अपने साथ प्रतिदिन जब अगर इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो एक दूसरे यूथ को जोड़ें। जैसे एक आप देखिएगा, एक पुरानी पिक्चर आई थी साउथ की, उसमें वो एक व्यक्ति का सपोर्ट करता है और वो कहता है कि भाई मैंने इस व्यक्ति का सपोर्ट किया है या इसको मैंने सहायता दी है तो आप 3 लोगों को और सपोर्ट करेंगे या सहायता देंगे, तो इससे एक आंदोलन क्रिएट होता है और लोग भी जुड़ते चले जाते हैं। वो मैसेज क्रिएट होता है कि भाई 3 लोगों का भला करते जाओ। अगर आप एक वृक्ष लगा रहे हैं तो एक वृक्ष एक दूसरे व्यक्ति के साथ लगाइए और उसको बताइए इस वृक्ष का क्या महत्व है और आने वाले टाइम में हमारे लिए कितना उपयोगी साबित होगा। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए क्योंकि आज पर्यावरण दिवस भी है तो यहाँ पर वृक्षों की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो शायद अगर हम रोकें तो वो भी एक बड़ी पहल हो सकती है पर्यावरण की दिशा में। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब हम अपने घर में किसी भी तरह का कोई पैकेट लाते हैं घर से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आटे का पैकेट ले रहे हैं, आटे के पैकेट से अगर हम साइड से कॉर्नर को काट देते हैं तो बाकी का जो पैकेट है वो तो खैर रिसाइकल हो जाता है, लेकिन वो जो कटिंग पार्ट हम वेस्ट करते हैं वो कभी भी रिसाइकल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसी चीजें जो है घर में यूज करनी चाहिए। जैसे पॉलिथीन कई जगहों पर बैन की गई थी, बीच में मध्य प्रदेश में भोपाल में भी बैन की गई थी, लेकिन वापस से वो दिनचर्या में आ गई है। इसी तरह से हमें कुछ ऐसे कदम उठाने बेहद जरूरी है। अगर हम चाहें तो बदलाव खुद से ला सकते हैं और बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। जैसे आपने बात करी कि भोपाल जो है, भोपाल में भी 2-3 बार इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया और ये मैंने भी कई बार देखा है। और सबसे पहले प्रतिबंध लगाया जाता है भोपाल का जो बड़ा तालाब है, लेक व्यू पॉइंट है, उधर ही से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन वो 2-4 दिन चलता है, वो न जाने कहाँ दबका रह जाता है। उसके पीछे जितना गवर्नमेंट जिम्मेदार है, गवर्नमेंट से ज्यादा एक आम नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अगर वो पॉलिथीन का यूज कर रहा है तो उसे ऐसी जगह ना फेंके। अगर जैसे कचरे वगैरह में फेंक देते हैं, वहाँ पर कई तरह के जानवर हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है वो पॉलिथीन। ये हमको कहीं ना कहीं अपने आप में जागरूक बनना पड़ेगा। अगर हम जागरूक नहीं बनेंगे तो ये पॉलिथीन का प्रतिबंध जो है इतना आसान नहीं है। ये सब हमको ही अपने आप में मानना पड़ेगा कि भाई पॉलिथीन बाहर ना फेंकें। किसी तरह की अगर हम एक पानी की बोतल लेते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं तो हम उसको वहीं फेंक देते हैं। आप उसको वहीं पर ही जाके कोने में जाके उसको नष्ट कीजिए, उसकी प्रक्रिया होती है, वो सबको पता है। इस तरह के कई काम कर सकते हैं, ये हमको इसकी जिम्मेदारी लेकिन हमको स्वयं लेनी पड़ेगी। हम गवर्नमेंट के भरोसे ना बैठे। गवर्नमेंट खुद हमसे अच्छे नागरिक होने की अपेक्षा रखती है कि भाई हम आपके लिए एक प्लान बना सकते हैं, एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं, लेकिन चलना तो उस पर हमको ही है ना। अगर हम उस रोड मैप पे उनकी गाइडलाइन के अनुसार नहीं चलेंगे तो सारी प्लान सब के सब गवर्नमेंट की पॉलिसियां कुछ मतलब की नहीं रहती हैं। देखिए, अभी शुरुआत में अभी जब हम चर्चा कर रहे थे विवेक, तो आपने एक बात कही थी, मैं उस चर्चा को और आगे
आगे बढ़ाना चाहूंगी। आपने कहा कि मैंने बचपन से लेके अभी तक नोटिस किया, कभी भी तापमान में इतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी कि अभी हमने देखा है। नौतपे में जब हमने देखा कि 45 और 47 तक तापमान पहुंच गया, ऐसे में वे सभी लोग जो नौकरी पे जाते हैं उनके लिए भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को हुई जिनकी दिनचर्या का हिस्सा है बाहर धूप में रहकर जो ठेलों में सब्जियां बेचते हैं, जो रेडी लगाते हैं, उन सभी लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो निकल कर आई है, जो रिसर्च में भी ये तथ्य सामने आया कि पहले जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हमारे घर में कूलर हुआ करता था। अमूमन मेरा ख्याल है कि बहुत कम किसी के घर में एसी हुआ करता था उस जमाने में। लेकिन धीरे धीरे एसी का जो चलन बढ़ा है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है और टेम्परेचर जो इतना हाई हुआ है उसमें एसी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। क्या लगता है आपको? मैम, एसी अगर हम देखते हैं नॉर्मल, चाहे किसी ऑफिस में जाएं, एक किसी आम घर में भी जाएं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहले कूलर होता था और कूलर ही बहुत इम्पोर्टेंट होता था। जैसे जैसे आधुनिक दौर में हम बढ़ रहे हैं, हर घर में लगभग एसी है और आपको पता है कि एसी की जो गैस निकलती है बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं खुद अपने घर की बात करूंगा। मैंने खुद के घर में हर कमरे में 4 एसी मतलब पूरे घर में मेरे 4 एसी लगे हुए हैं। मैं जो है वो सत्य है, लेकिन हम उसकी भरपाई करते जाएं। ये तो हम भोपाल में रह रहे हैं। आपने जैसे शुरू में बोला था कि भाई हम भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में हरियाली और पूरे विश्व भारत में वैसे चंडीगढ़ जाना जाता था, लेकिन अभी अभी हम देखें तो भोपाल भी हरियाली के क्षेत्र में जाना जाता है। और वहीं हम अगर बात करें मेट्रो सिटी दिल्ली की, आप दिल्ली की जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टियां हैं, बिल्डिंग हैं, आप उनके पीछे जाके देखिएगा कि पूरा का पूरा आउटडोर जो एसी का लगा रहता है वो एक बिल्कुल जाल की तरह लगा हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र में हमको किसी तरह के जागरूक अभियान चलाने पड़ेंगे। एक्चुअली दिल्ली की और कई ऐसी सिटी हैं, बेंगलोर देख लें, मुंबई देख लें, वहां पर बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है और वहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी जाता है। अभी कुछ दिनों पहले 52 का टेम्परेचर आया, वो न जाने कितना सही था क्या गलत था, क्योंकि मौसम विभाग ने उसको बताया था कि ये आंकड़े सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण 52 टेम्परेचर हो गया था। लेकिन हम मान के चलें कि भविष्य में 52 तो होगा ही होगा, क्योंकि राजस्थान में भी कई ऐसे जिले हैं, जैसे चुरू की बात करें, वहां पर 50 के आसपास टेम्परेचर जाता है। उसमें ये मैं मानता हूँ कि एसी की तो भूमिका बहुत है ही है, लेकिन उसके पीछे ऐसी कई चीजें हैं, जैसे फैक्ट्रियों का धुआं, फैक्ट्रियों का कल कारखाना, जो आसपास के नदियों के आसपास जो बने हैं, कैचमेंट एरिया में जो फैक्ट्रियां बनी है, उनका जो पोल्यूशन जो है वो नदियों में जाता है। उनका कचरा, उनका जो भी मतलब प्रदूषण करने वाली जो जहरीली गैसें हैं, वो भी हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही हैं। एसी की जिम्मेदारी तो ऐसी है कि वो जैसे जैसे टेम्परेचर आने वाले समय में घटता चला जाएगा, अपने आप देखेंगे कि लोगों के घरों में एसी भी घटते चले जाएंगे। लेकिन हमको उस मात्रा में वृक्ष लगाने पड़ेंगे और उनको पालकर बड़ा भी करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ग्रीनरी ज्यादा है, वहां पर आपको एसी की मात्रा कम मिलेगी। कूलर और पंखे से काम चल जाता है। पहले तो आज से लगभग हम सुनते हैं लोगों से, हमारी नानी दादियों से, कि भाई आज से 100 साल पहले तो वो हाथ से पंखा करने वाले का यूज करते थे। उसके बाद फिर वो टेबल फैन आया, उसके बाद फिर सीलिंग फैन आया, उसके बाद कूलर आया और अब एसी आ गया। अब उससे पहले कि अब एसी से भी बढ़कर कुछ चीज आ जाए, हमको यहाँ से वापस उसी दौर में जाना चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति और पर्यावरण और हमारे आने वाली पीढ़ियों को सुविधाओं का सामना करना पड़े। बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम इंजीनियरिंग की भी दिशा में बात करें तो पहले के ज़माने में जो इंजीनियरिंग होती थी, हालांकि अभी मॉडर्न युग है और मॉडर्न युग में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि मॉडर्न युग के साथ साथ अगर हम पहले के ज़माने के घरों को देखें, अगर पहले के ज़माने के हम महलों को देखें, जो राजभवन पहले के ज़माने में बनाए गए थे, जो किले बनाए गए थे, ओरछा की यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी। ओरछा के जो अभी भी पुराने राजघरानों के जो महल हैं, वहां पे विवेक यकीन नहीं मानेंगे आप, एसी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जहां दूसरी जगह पे 45-47 टेम्परेचर है, वहीं महल के अंदर टेम्परेचर बहुत कम है। तो ये इंजीनियरिंग का भी बेमिसाल जो है, कई एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। जी, आपने महलों की बात करी है, ऐसे कई सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो इस तरह के पुराने जो महल हुआ करते थे, या जो भी, जैसे हम पुरानी नगर निगम की बात करें, सदर मंजिल भोपाल में, उधर का भी टेम्परेचर इसी तरह का हुआ करता था। जहाँ भी पुरानी बिल्डिंगों में कार्यालय संचालित हो रहे हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर आपको देखने को इसलिए कम मिलेगा क्योंकि पुराने जमाने के लोग थे, इंजीनियर थे, जो वो मोटी मोटी दीवारें होती थी, उसको भोपाल में कुछ लोग उसको अलंगे कहते हैं, पत्थर जो मोटे मोटे होते थे, उसको इस तरह से डिजाइन करते थे कि कितना भी टेम्परेचर हो, कितनी भी गर्मी सर्दी पड़े, उसका एहसास नहीं होगा। आप गांव देहात के क्षेत्रों में जाइएगा, जो मोटी मोटी दीवारें हैं,
शेड के मकान है, उनपे शेड डली हुई है, कबीलू डले हुए हैं, चद्दर डली हुई है, लेकिन उनमें फिर भी उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी गर्मी भोपाल में या किसी बड़ी सिटी में इस गर्मी में हमको लगती है। क्योंकि उसका कारण है कि कहीं ना कहीं वो पुराने लोग वो उस चीजों को सोच कर चलते थे कि भाई मोटी दीवार अगर रहेगी या कुछ भी उसका जो पैमाना रहता था उनका, उन सारी चीजों को देखकर बनाया जाता था। इसके पीछे मैं मानता हूँ कि वही सब चीजें हैं। और आज की जो दीवारें हैं, आज मोटी मोटी दीवारें मल्टियां तन गई हैं, लेकिन उनमें ऐसी कुछ भी सुविधाएं नहीं है कि भाई वेंटिलेशन वगैरह जो भी होता है, उस हिसाब से मैं मानता नहीं हूँ कि वो चीजें जिम्मेदार है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं विवेक, अगर हम देखें तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा बदलाव, हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही पुराने परिवेश में चले जाए, पुराने तरीके से जीने लगिए, ये सारी चीज़ें हम नहीं कह रहे, लेकिन कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम अपनी तरफ से करें तो ये छोटे बदलाव भी कल चलकर भविष्य में हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जी मैम, इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरे भारत के लोगों से एक अपील भी की है कि 2047 का जो भारत होगा उसमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने स्तर पर भारत को विकसित करने में योगदान दे, चाहे वो पर्यावरण के लिए हो, चाहे वो जॉब क्रिएट करने के मामले में हो, चाहे वो किसी भी सामाजिक संस्थाओं के साथ कार्य करे, और चाहे वो देश के लिए काम करें, चाहे प्रकृति के लिए काम करें, हर व्यक्ति का उसमें योगदान होना चाहिए। क्योंकि हम 2047 में भारत की आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, तो विकसित भारत के साथ साथ हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हमको अपने किस क्षेत्र में जागरूक रहना है और किस क्षेत्र में हमको अपने भारत की उन्नति में योगदान देना है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। बिल्कुल विवेक, और क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो मैं इस पर भी थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगी। अगर हम देखें, दर्शकों को मैं यहाँ पर थोड़ी जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगी कि विश्व पर्यावरण दिवस का जो इतिहास है वो अपने आप में खास रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था, जिसकी थीम पर्यावरण संरक्षण थी। इसके बाद हर साल 5 जून को, यानी कि आज के दिन, विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया। विवेक, अगर बात की जाए विश्व पर्यावरण दिवस की, तो न सिर्फ देश में बल्कि मध्य प्रदेश भी इस होड़ में पीछे नहीं रहा। मध्य प्रदेश में भी आज कई तरह के आयोजन हुए हैं। विश्व पर्यावरण की अगर हम बात करें तो ये दिवस एक पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए इसको प्रतीकात्मक रूप से इसको आज का दिन चुना गया है। और मुझ जैसा आम व्यक्ति ये मानता है कि मेरे लिए तो प्रतिदिन ही विश्व पर्यावरण दिवस है या पर्यावरण दिवस है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आज के दिन या पिछले 15 दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरह से गर्मी पड़ी, और हमारे जितने भी युवा हैं या कुछ युवा हैं, मैं सबका नहीं बोलूंगा, कई इसमें हर तरह का वर्ग शामिल है, हर तरह की कैटेगरी शामिल है, कि भाई वो सब के सब मिलकर फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर वृक्ष लगा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर ही इतना जंगल क्रिएट कर दिया उन्होंने, लेकिन वास्तविकता देखें शून्य है। शून्य है, वृक्ष नहीं लगाया। केवल उन्होंने, जितने भी लोगों से मेरी, कई लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई, भाई आपने ये पोस्ट तो की है, वृक्ष लगाने की अपील सबसे कर रहे हैं, आपने कितने वृक्ष लगाए? बोले नहीं, मैंने नहीं लगाया, मैं अपील कर रहा हूँ। भाई जब तक हम उसको सार्थक नहीं करेंगे हम किससे अपील कर सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे लिए रोज पर्यावरण दिवस है। अगर मैं वृक्ष के लिए काम कर रहा हूँ या पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ, हर व्यक्ति, हर प्रकृति प्रेमी के लिए रोज पर्यावरण दिवस होना चाहिए। ये तो प्रतीकात्मक रूप से 5 जून को मैसेज दिया गया है दुनिया को कि आप इस दिन एक सेलिब्रेट के रूप में मनाएं और प्रकृति के लिए काम करें, और ताकि प्रकृति हमारी जो है हरी भरी और खुशहाल रहे। बिल्कुल। और देखिए, प्रकृति में ही सुकून है। ये बात हमें तब समझ में आती है जब हम दिन भर की भागदौड़ से थक जाते हैं, और फिर जब हमें छुट्टियां मिलती हैं तो हम ज़रूर ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जहां पर प्रकृति के सौंदर्य को हम करीब से देख सकें। जी, आप देखिएगा कि कई, हम मध्य प्रदेश के करीब में पचमढ़ी है, पचमढ़ी में दूर दूर से सैलानी आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंडा, इस टेम्परेचर में, इस गर्मी के दौर में वहाँ का जो टेम्परेचर है 36, 35, और रात, ये दिन का बता रहा हूँ मैं, रात का तो 30 और 28 के आसपास हो जाता है पचमढ़ी का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हरियाली और ग्रीनरी ज्यादा है। और हम लोग या तो पचमढ़ी जाते हैं या कुछ लोग जो है शिमला मनाली चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ पड़ती है। लेकिन हम अपने क्षेत्रों को कब इस लेवल पे लाएंगे कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मात्रा में गर्मी ना पड़े? क्योंकि हर व्यक्ति आज के दौर में इस संघर्ष भरी जिंदगी में वो घूमने के लिए सक्षम नहीं है। और उसको, जैसे आपने शुरू में कहा था कि ठेले वाले हैं या रेडी वाले हैं, वो तो अपना काम दिन भर करेंगे ही। कुछ लोग गर्मी गर्मी कह के एसी में अपने बैठे रहते हैं, लेकिन जो रोज की दिनचर्या है उनकी, काम की, रोजमर्रा की उनकी जिंदगी, उन्हें तो काम करना पड़ेगा। लेकिन
उनकी एक मजबूरी भी है कि उनको वृक्ष लगाने का भी समय नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग जो जागरूक लोग हैं, कुछ लोग हम दूसरे लोगों को जागरूक करें, प्रेरित करें कि भाई आप वृक्ष लगाएं या वृक्ष नहीं लगा सकते तो पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि ये हमको घूम करके रिटर्न देता है, हमको रिटर्न देगा। आप देखिएगा भोपाल में कुछ ऐसे एरिया हैं, अगर आप वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे एक मीटर लेकर के, तो वहाँ का जो मीटर होता है 37-36 के आसपास है, और वहीं आप थोड़ी दूर पे जाइए तो वही टेम्परेचर 42 है। तो आप देखिए कितना बड़ा टेम्परेचर में फर्क पड़ता है। तो ये प्रकृति की एक भूमिका है आज के इस दौर में मानव जीवन के लिए। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इस खास कार्यक्रम में जुड़े और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से बदलाव आपसे ही शुरुआत हो सकती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विवेक जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से परिवर्तन जो है वो लाना बेहद ज़रूरी है। पर्यावरण को बदलने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम भी एक पौधा ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।